Hello guys, I am Ramu Kushwaha. I teach you for class 10th English stories. फर्स्ट फ्लैट का चैप्टर 5 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। एंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर 3 स्टोरीज हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज एंड सेकंड स्टोरीज है पूर्व रिटन बाय लोकेश एब्रोल एंड थर्ड स्टोरीज है टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरब कुमार दत्ता। And according to your comments, includes 3 stories parts in videos and complete glimpses of India। मतलब है कि आज हम इस वीडियो के अंदर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम तीनों स्टोरीज को ही पढ़ने वाले हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, पूर्व, टी फ्रॉम आसाम, तीनों स्टोरीज को इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो भी हम देखेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जैसे हम यहाँ तक पढ़ते आए हैं। यदि आपने अभी तक हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेक कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, मतलब आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक्टिविटी लिखी हुई है, एक्टिविटी दी डिस्कस इन क्लास। आपको इसको क्लास में ही आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको आपको खुद पढ़नी है। ठीक है, चलिए आप सीधे अपने चैप्टर पर चलते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो जैसे आप समझते होंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा की A Baker from Goa is historical stories related to the time when the Portuguese ruled Goa. The stories concentrated on the relevance of a baker in the Goa village and और आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेकर क्या होता है। बेकर जो बेचने के लिए होते हैं, जो केक, ब्रेड, उसको ही हम बेकर कहते हैं। मतलब जो आदि बनाने वाला होता है, केक, ब्रेड बनाने वाला होता है, उसी को हम बेकर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर अपने चैप्टर को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अ बेकर फ्रॉम गोवा, एंड यहाँ पर 2 लाइन दी हुई है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोल्ड ब्लेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। मतलब है कि यह गोवा के एक पारंपरिक बेकर का कलम चित्र है, जिसका आज भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी इसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है बेकर का। ठीक है, केक और ब्रेड का। एंड फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर एल्डर्स, मतलब कि हमारे बुजुर्गों को अक्सर उन अच्छे पुराने पुर्तगालीन दिनों, पुर्तगालिनियों और उनकी प्रसिद्ध रोटियों के बारे में याद करते हुए यहाँ पर सुना जाता है। रोटियां खाने वाले ही लुप्त हो गए हो, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं गोवा में अभी भी वहाँ पर बेकर बनाने वाले अभी भी हैं। हमारे बीच अभी भी मिक्सर मोल्डर और रोटियां पकाने वाले मौजूद हैं। वे शादियों पुरानी समझ परिचित पट्टियों अभी भी मौजूद हैं। पट्टियों में लगी आग अभी तक नहीं बुझी है। गड़गड़ाहट और झंकार पारंपरिक बेकर का बांस जो सुबह उसके आगमन का संकेत देता है, अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। हो सकता है कि पिता जीवित ना हो, लेकिन बेटा अभी भी पारिवारिक पेशों को आगे बढ़ाता है। ये बेकर्स आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाती है। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शन हुआ करता था। हर दिन में कम से कम 2 बार आते थे। एक बार जब वह सुबह बेचने के लिए निकला और फिर जब वह अपनी बड़ी टोकरी खाली करके लौटा। उसके बांस की झनकार की आवाज से हमारी नींद खुल गई और हम उससे मिलने और उसका स्वाद करने के लिए दौड़े। ऐसा क्यों था? क्या यह रोटी के प्यार के लिए था? बिल्कुल नहीं। रोटियां घर की नौकरानी किसी पस्किन या बेस्टिन ने खरीदी थी। हम जिस चीज की चाहत रखते थे वह वे ब्रेड चूड़ियां थी, जिन्हें हमने सावधानी से चुना था। कभी भी यह विशेष प्रकार की मीठी रोटी होती थी। बेकर ने अपने विशेष रूप से निर्मित बांस के कर्मचारियों की झंग झंग
ध्वनि के साथ मंच पर संगीतमय प्रवेश किया। एक हाथ से उसकी सिर पर टोकरी को सहारा दिया और दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर पटका। वह घर की महिला का स्वागत गुड मॉर्निंग कहकर करता था और फिर अपनी टोकरी को खड़े बांस पर रख देता था। हम बच्चों को हल्की सी डांट फटकार के साथ किनारे कर दिया जाता था और रोटियां नौकर को या नौकर के पास पहुंचा दी जाती थी। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम किसी बेंच या मुडेर पर चढ़कर एक टोकरी किसी तरह। मुझे अब भी उन रोटियों की बिजेट डांट वाली खुशबू याद आती है। बड़ों के लिए रोटियां और सुगंध बच्चों की चूड़ियों में झांकती। जब हमें अपने दांतों को ब्रश करने या ठीक से मुंह धोने की भी परवाह नहीं थी। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? टूथब्रश के लिए आप आम की पत्ती तोड़ने का कष्ट उठाएगा। आम की पत्ती तोड़ने का कष्ट कौन उठाएगा? और ये आखिर क्यों आवश्यक है? बाघ कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता। आखिरकार गर्म चाय और चीज को कितनी अच्छी तरह से धो और साफ कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए ओरल कॉम्प्रेशन क्वेश्चन आ गए, मौखिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ओरल कॉम्प्रेशन क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि बोल नामक मीठी रोटी के बिना विवाह उपहार निरर्थक है। जैसे रोटी के बिना कोई पार्टी या दावत अपना आकर्षण खो देती है। यह दिखाने के लिए कि पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। घर की महिला अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच जरूर बनाती है। क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलेना बहुत जरूरी है। इस प्रकार गांव में बेकर की भट्टी की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। उन दिनों बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक अनोखी पेशा होती थी जिसे कबाई कहा जाता था। क्या कहा जाता? कबाई कहा जाता था। यह घुटनों तक पहुंचने वाली एक सिंगल पीस लंबी फ्रॉक थी। बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा था जो फुल लेंथ से छोटे और हाफ पैंट से लंबे होते थे। आज भी जो कोई घुटनों से थोड़ा नीचे तक की हाफ पैंट पहनता है उस पर टिप्पणियां की जाती है कि अपने पैडर की तरह कपड़े पहने। बेकर आमतौर पर महीने के अंत में अपना बिल एकत्रित करता था। मानसिक हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा रहता था। पुराने दिनों में बैंकिंग वास्तव में एक लाभदायक पेशा था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। वह उसका परिवार और उसके नौकर चाकर सदैव सुखी और समृद्ध दिखते थे। उनका मोटा शरीर इस बात का खुला प्रमाण था। आज भी कटहल जैसी शारीरिक बनावट वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना बेकर से आसानी से की जाती थी। तो अब यहाँ पर अपने ये आप बेकर फ्रॉम गोवा यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो ओरल कॉम्प्रेशन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कूर्ग। कूर्ग एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है जो एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, ठीक है। और देखिए चलिए यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है नीचे, कूर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पेसिस। मतलब कूर्ग एक कॉफी देश है या कॉफी कंट्री है जो अपने रेन फॉरेस्ट एंड स्पेसिस मतलब वर्षा वनों और मसालों के लिए वह एक फेमस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर। मतलब है कि मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के राज से बहकर आया होगा। घुमावदार पहाड़ियों की यह भूमि मार्शल पुरुषों की एक गौरवशाली जाति द्वारा बसाई गई है। सुंदर स्त्रियां और जंगली जीव। कूर्ग या कोडागु कर्नाटका का सबसे हवा से छोटा जिला
सदाबहार वर्षावनों, मसालों, धीरे धीरे बह और कॉफी बागानों का एक घर है। सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% हिस्से को कवर करती है। मानसून के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है कि कई पर्यटक यहाँ आने से बच जाते हैं और आनंद का मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक जारी रहता है। मौसम उत्तम है, कुछ वर्षाएं अच्छी मात्रा में हुई है। हवादार हवादार बोलते हैं वो सुपीड़ितदायक छतरियों में सांसें छत जैसे कॉफी एस्टेट और आवरण जो पेड़ों जो होते हैं ना औपनिवेशिक बंगले खड़े हैं कि छतरियों के नीचे छिपे आश्रयों का निर्माण करते हैं और पूर्व के अत्यंत स्वतंत्र लोग संभवतः ग्रीक या अरबी मूल के हैं। जैसे कि एक कहानी कहती है, सिकंदर की सेना का एक हिस्सा तट के साथ दक्षिण की ओर चला गया और जब वापसी अव्यावहारिक हो गई तो यहीं बस गए। इन लोगों ने स्थानीय लोगों के बीच विवाह किया और उनकी संस्कृति, मार्शल परंपराओं, विवाह और धार्मिक संस्कारों में स्पष्ट है, जो हिंदू अरब मूल से अलग है और लंबे काले कोटे से मुख्य धारा का सिद्धांत एक परंपरा समर्थन प्राप्त करते हैं, जिसका अधिकांश समर्थन प्राप्त करते लोग पालन करते हैं, जो हिंदू अरब मूल से अलग है और लंबे काले कोट से मुख्य धारा का सिद्धांत एक परंपरा है, जिसका अधिकांश समर्थन प्राप्त करते लोग पालन करते हैं। घोड़ावश द्वारा पहनी जाने वाली कढ़ाईदार कमर बेल्ट, जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? कुपिया नाम से जाना जाता है, जो कमर बेल्ट जैसे कढ़ाईदार वाली होती है जिसे वो पहनते हैं। ठीक है, यह अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाली कुपिया से मिलती जुलती है। ये अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाली कुपिया से मिलती जुलती है कुपिया। ठीक है, कुर्गी घरों में आतिथ्य सत्कार की परंपरा है और वे अपने बेटों और पिताओं से संबंधित वीरता की कई कहानियों को बताने के लिए तैयार रहते हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे सुशोभित रेजिमेंटों में से एक है और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। अब भी हुड़ाबस भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति है। कावेरी नदी अपना पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। इन जल में मीठे पानी की बड़ी मछली महासीर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर अपनी मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं, जबकि गलहरियां और लंगूर साफ पानी में छपाक और लहर के प्रभाव का आनंद लेने के लिए आंशिक रूप से खाए गए फल गिरा देते हैं। हाथी अपने हवावतों द्वारा नदी में नहलाने और साफ सफाई करने का आनंद लेते हैं। सबसे संचित व्यक्ति रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पर्वत के साथ रस्सी से फिसलते हुए उच्च ऊर्जा साहसिक जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। चट्टान से नीचे उतरना, बाइक चलाना, इस क्षेत्र में कई पैदल मार्ग ट्रैक्स के पसंदीदा हैं। पक्षी, मधुमक्खियां और तितलियां आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं। मकाक, मालाबार, गिलहरियां, लंगूर और दुबली पतली लेरिस पेड़ की छतरी से सतर्क नजर रखती हैं।
हालांकि मैं जंगली हाथियों के लिए अलग हटना पसंद करता हूँ। ब्रह्मागिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको पूर्व के पूरे धुंधले परिदृश्य के मनोरम दृश्य में ले जाती है। रस्सी पुल के पार पैदल चलने से 64 एकड़ के निसार गथामा द्वीप तक पहुंचा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती बायलाकुप्पे के पास के बौद्ध भिक्षुओं से मिलना एक बोनस है। लाल, गेरुआ और पीले वस्त्र पहने भिक्षु उन कई आश्चर्यों में से एक है जो यहीं पूर्व में भारत के दिल और आत्म की खोज करने वाले आगंतुकों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इस पूर्व को अब पढ़ लिया है। ठीक है, अब नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए, इसको हम बाद में देखेंगे किसी वीडियोस में। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि हमको ये पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, पार्ट आपको बताना है कमेंट में। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। तो अपना नेक्स्ट पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। चलिए तो अब अपनी लास्ट स्टोरी को यहाँ पर पढ़ते हैं। टी फ्रॉम आसाम, क्या लिखा हुआ है? टी फ्रॉम आसाम। इससे आपको पता चल रहा होगा कि आसाम से एक चाय है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ये पूरी कहानी में दिया हुआ है कि प्रांजल यंगस्टर फ्रॉम आसाम, मतलब कि असम का एक यंग लड़का है प्रांजल। ठीक है, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। और जो राजवीर है उसका एक क्लासमेट है, स्कूल दिल्ली के स्कूल का एक दोस्त है या सहपाठी है। दिल्ली के स्कूल में राजवीर उसका क्लासमेट है। एंड प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड आसाम। मतलब है कि जो प्रांजल के फादर हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के अपर आसाम में। ठीक है, प्रांजल के पिता ऊपरी असम के एक चाय बागान के मैनेजर है। ठीक है, एंड और प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर, और जो प्रांजल है वह राजवीर को इनवाइट करता है, निमंत्रण करता है टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मतलब कि जो समर वेकेशन है, मतलब जो गर्मियों की छुट्टी है, उसमें राजवीर विजिट करने के लिए उसको अपने घर पर बुलाता है छुट्टियों में। प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में उसने अपने घर पर आने के लिए निमंत्रण दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले। सबसे पहले यही दे दिया, चाय गरम चाय गरम चाय गरम। ठीक है, क्या लिखा है कि चाय गरम चाय गरम। एक विक्रेता ने ऊंची आवाज में पुकारा है। क्या क्या किया? एक हाई पिच्ड वॉइस, मतलब ऊंची आवाज में पुकारा है। वह उनकी खिड़की के पास आया और पूछा, चाय साहब। क्या पूछा? चाय साहब, हमें 2 कप दो। प्रांजल ने कहा था कि हमें 2 कप दो। उन्होंने भाप देने वाला गर्म तरल पदार्थ पिया। उनके डिब्बे में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर दिन 80 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है? कितनी? 80 करोड़ से भी ये ज्यादा। राजवीर ने कहा, वाह। प्रांजल ने चिल्लाकर कहा, चाय सचमुच बहुत लोकप्रिय है। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई। प्रांजल ने फिर से अपनी जासूसी किताब में अपनी नाक छिपा ली। राजवीर भी जासूस कहानी का एक प्रबल प्रशंसक था, लेकिन इस समय वह सुंदर दृश्यों को देखने के लिए उत्सुक था। हर और हरियाली की हरियाली थी। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। फिर नरम हरे धान के खेतों ने चाय की झड़ियों को रास्ता दे दिया। यह एक शानदार दृश्य था। घनी जंगली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का समुद्र, जहां एक नजर जाए फैला हुआ था। चाय के बागान, छोटे छोटे पौधे, ऊंचे
मजबूत छायादार वृक्षों के बीच में थे। झाड़ियों की व्यवस्थित कितारें गुड़िया जैसी आकृति को तेजी से हिला रही थी। कुछ दूर पर एक बदसूरत इमारत थी जिसमें ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था। अरे एक चाय बागान! राजवीर उत्साह से चिल्ला पड़ा। प्रांजल, जिसका जन्म और पालन पोषण एक बागान में हुआ था, ने राजवीर के उत्साह को साझा नहीं किया। ओ, यह अब चाय का देश है, उन्होंने कहा। असम में दुनिया में वृक्षारोपण की सबसे बड़ी सघनता है। आप जीवन भर के लिए पर्याप्त उद्यान देखेंगे। राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ रहा हूँ। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन कई किंवदंतियां कहती हैं कि कौन सी किंवदंतियां। मतलब यहाँ पर अब मैं बता दूं, किंवदंतियां का मतलब होता है यहाँ पर मीनिंग, मतलब कि लेजेंड कहना ना, मतलब मैनी लेजेंड, मतलब कई किंवदंतियां हैं, कई लेजेंड्स हैं। अब कहता हूँ पर कौन सी लेजेंड्स है यहाँ पर, जो व्हाट लेजेंड मतलब लेजेंड्स क्या, मतलब यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग हुआ कौन सी लेजेंड्स है। ठीक है, वेल मतलब अच्छा है। यह चीनी सम्राट के बारे में है जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे उबालते थे। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं, जिससे उसने एक स्वादिष्ट स्वाद मिला। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। मुझे दूसरा बताओ, प्रांजल का उपहास किया। प्रांजल का अ, हमेशा मतलब हमारे पास एक भारतीय लेजेंड्स भी है, बौद्ध धर्म। एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान नींद आ रही थी। पलकों के 10 चाय के पौधे निकले। इन पौधों की पत्तियों की गर्म पानी में डाला गया और पीने से नींद गायब हो गई। चाय सबसे पहले चीन में पी जाती थी, राजवीर ने आगे कहा। 2700 ईस्वी पूर्व। वास्तव में चाय चाय और चीनी जैसे शब्द चीनी भाषा के हैं। यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई और पी गई। पेय से अधिक औषधि के रूप में ट्रेन तेजी से मरियानी जंक्शन पहुंची। अ, लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गए। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वे प्रांजल के पिता द्वारा प्रबंधित चाय बागान टेकिया बारी की ओर गाड़ी चला रहे थे। तो 1 घंटे बाद कार मुख्य सड़क से तेजी से उतर गई। उन्होंने एक मवेशी पुल पार किया और डेकिया बारी चाय बागान में प्रवेश किया। बजरी सड़क के दौरान या दोनों किनारों पर एक एक एकड़ चाय की झाड़ियां थी। सभी को समान ऊंचाई तक बड़े करीने से काटा गया था। चाय तोड़ने वाले एक समूह पीठ पर बांस की टोकरियां लदे प्लास्टिक के एप्रन पहने नई उगी पत्तियां तोड़ रहे थे। प्रांजल के पिता ने चाय की पत्तियों से भरे ट्रेलर को खींचने वाले ट्रैक्टर को गुजरने की अनुमति देने के लिए गति धीमी की। यह द्वितीय फ्लश या अंकुरण अवधि है ना, मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। यह मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी चाय पैदा करता है। लगता है आपने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ रहते हुए मैं और भी बहुत कुछ सीखूंगा। तो यहाँ पर अपना चैप्टर अब होता है समाप्त, मतलब एंड हो चुका है।
तो कैसी लगी आपको मेरा, तो कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कमेंट में जरूर बताना है। तीनों पार्ट्स में से आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, ये वाली वीडियो बहुत लेट हो गई, क्योंकि